नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की परीक्षा अभी 31 तारीख को बीती है, सारे लोग जान रहे हैं। तो सीटेट का सारा क्लासेस हमारा अब तक चल रहा था। आज से हमारा अनवरत यूपी टेट की कक्षाएं चलेंगी और इसी क्रम में हम आज मनोविज्ञान में लर्निंग पढ़ेंगे। अधिगम, सीखना। लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या है। ठीक, देखिए, आप समझिए कि हम जीवन में, मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखता है, प्रत्येक व्यवहार में सीखता है। हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। किसी के बीच बैठे हुए हैं, किसी से कुछ नई चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं, जिसे जो हमें जानकारी नहीं है उसे भी हम सीख लेते हैं। या हम रास्ते जा रहे हैं, रास्ते चलते हुए भी सीख लेते हैं। अथवा यदि बच्चा छोटा है वह भी सीखता है, व्यक्ति बूढ़ा है वह भी सीखता है। कहने का मतलब है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। तो सीखने के निरंतर प्रक्रिया के आधार पर इसकी दो मुख्य विशेषताएं पाई गई। पहला तो निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है वह एक निश्चित क्रम में है, वह प्रत्येक दिन चलता रहता है, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना निरंतर एक प्रक्रिया है। और कहने का हम कह सकते हैं इस तरीके से कि सपोज दैट, मान लेते हैं कि बच्चा छोटा है, वह सीख रहा है। कुछ उम्र बढ़ा, वह कुछ और सीखा, कुछ और आगे बढ़ा, कुछ और सीखा, कुछ और आगे बढ़ा, कुछ और सीखा। यानी इस तरीके से प्रत्येक दिन, प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक क्षण वह कुछ ना कुछ सीखता है। तो यह तो रहा निरंतरता। सार्वभौमिकता दूसरी उसकी विशेषता है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब कि यह नहीं है कि केवल मनुष्य ही सीखता है। इवन प्रकृति का हर जीव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो जैसे पक्षियों को मैं ले लेता हूं, पशु पक्षियां भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, कुछ न कुछ वह सीखते रहते हैं। दैनिक जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में वह कुछ न कुछ चलते रहते हैं। इसीलिए इन सब सारे आंकड़ों के हिसाब से, जैसे सपोज दैट, मान लें मैं एक चीज निरंतरता का एक दूसरा एग्जांपल्स ले लेता हूं। आप घर पे हो, घर पे कुछ माता पिता से सीख रहे हो, विद्यालय गए, अध्यापक से सीखा, अपने सहपाठियों से सीखा। हो सकता है कि आप खेल के मैदान में गए, अपने खेल के मैदान के सहपाठियों से सीखा, कुछ और चीज़ें सीखा। या अब हम आगे चले, हो सकता है आप सिनेमा हॉल में गए हों, सिनेमा हॉल में भी आप कुछ सीख रहे हैं। यानी वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह तो निरंतरता और सार्वभौमिकता, इसकी जो है मुख्य रूप से दो हमारा विशेषता रहा। इसीलिए इन सारे आंकड़ों को देखते हुए वुडवर्थ ने कहा कि अनुभव, जो हमारा गेट्स और अन्य व्यवहारवादी हैं, इन सारे व्यवहारों के द्वारा जो हमारा कहा गया कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, लर्निंग है। ठीक, लर्निंग हमारा सीखना यानी अधिगम जो है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम कहलाता है। सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं। लर्निंग को अधिगम, हिंदी में अधिगम भी कहा जाता है। एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं अधिगम। ठीक ना, अधिगम माने सीखना। ठीक, अधिगम ये होता है लर्निंग। ठीक, इन सारे व्यवहार, सारे अध्ययनों के उपरांत हमारे दो प्रकार के वैज्ञानिक रहे अधिगम में।
एक तो व्यवहारवादी और एक जो है संज्ञानात्मक। ठीक, जो हमारे संज्ञान में आते थे वो जीन पियाजे थे, और जो हमारे व्यवहारवादी थे उसमें गेट्स आए और अन्य जैसे कि थार्नडाइक आ गए। ठीक, इबी पावलाव आ गए। ये सारे के सारे व्यवहार है, यानी कुछ न कुछ दूसरे जीवों पे उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन वह उनके व्यवहार के आधार पर उन्होंने जो भी निष्कर्ष दिया वह व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष दिया। इसीलिए सबसे पहले हम गेट्स को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और गेट्स ने सीधे सीधे कहा है कि अनुभव जो गेट्स ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है, यानी अधिगम है। क्रो एंड क्रो, स्किनर और वुडवर्थ ने कहा है, जहां भी आप समझ लीजिए, आपको याद करने का एक तरीका मैं बता दूं, जहां भी नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों के द्वारा कुछ चीजें सीखी जाती हैं वहां वुडवर्थ आ जाते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। अधिगम जो है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सीखना नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने व्यवहार में परिवर्तन उन्होंने देखा, उत्तरोत्तर क्या आपका परिवर्तन हो रहा है, छोटा बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, कुछ उम्र शैशवावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, प्रौढ़ावस्था में क्या है, किशोरावस्था में क्या है, कुछ स्थितियां जो है उन्होंने सारे स्थितियों का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के हिसाब से उन्होंने कहा कि सीखना जो है हमारा व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। क्रो एंड क्रो ने कहा सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हमारी आदतें हैं, हमको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम कहीं अगर किसी चीज़ से टकराते हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जा रहा है, तो वही उन्होंने बोल दिया कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। हम एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, सीखने का एक छोटा सा उदाहरण। संज्ञानात्मक में जाएंगे, क्या है, एक छोटा बच्चा होता है, लालटेन के पास जाता है, आपने देखा दीपक के पास, आप बार बार उसे मना करिए, बाबू या बेटा मत छुओ उसको, लेकिन वह क्या करता है, वह उसको छूने का बार बार प्रयास करता है। एक बार यदि वह लैंप को छू दिया, लैंप को एक बार छुआ, उसका हाथ क्या हुआ, हीट हुआ, गर्म हुआ, तो जल जाएगा, वह समझ जाएगा। अगली बार उसको तुरंत ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ कि नहीं, इसमें क्या होती है, इसमें आग होती है, इससे हमको जल जाएंगे हम, यानी उसको क्या हुआ, एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि लैंप से हमको जो है यह अनुभव प्राप्त हुआ कि हम जल जाएंगे। यह एक उसने आदत सीखा, यह उसका एक ज्ञान हुआ, अर्जन हुआ। तो यह तो एक छोटे बालक का अर्जन हुआ। छोटा बालक वहां से वह सीखा, फिर कुछ उम्र उसकी बढ़ी, वह विद्यालय गया, खेल के मैदान में गया, मनोरंजन हॉल में गया, सिनेमा हॉल में गया, हर जगह वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि यह हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सेंट्रलाइज किया जाए तो बच्चों के ऊपर आ जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, मन स्थिति क्या है, सीखने के समय वहां का वातावरण क्या है, अध्यापक कैसा है, किस तरीके का अध्यापक उसको बता रहा है। ऐसा तो नहीं कि अध्यापक बोल रहा है और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा बोरिंग हो रहा है। परिस्थितियां किस तरीके का है, बच्चे का मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, इन सबको मिलाकर के अगर कंक्लूजन किया जाए तो हमारे पास निकल के आता है कि विषय सामग्री का स्वरूप, जो पाठ्यक्रम है उसका क्या स्थिति है, किस क्रम में है। ऐसा तो नहीं कि शुरू में ही बच्चे को लेंदी बना दिया गया, पाठ्यक्रम को लेंदी बना दिया गया। एक सीरियल से है कि नहीं है,
बच्चे को आज क्या सीखना है, कल क्या सीखना है, परसों क्या सीखना है, वह उसका एक क्रम निर्धारित होना चाहिए। और वह क्रम इस स्थिति में हो कि शुरू में बच्चे को वही चीज़ सिखाया जाए जो वह आसानी से सीख ले। आगे यदि दूसरा बात बता रहे हैं तो पहले से वह क्या हो, कोरिलेट हो, जो हमने पहले बताया है वह उसे कोरिलेट हो, या उसका जो पाठ्यक्रम हो वह उसके मातृभाषा यानी उसके क्षेत्र से कोरिलेट हो। दूसरा हमारा कह रहा है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक स्थिति। बालक का शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है, यानी बालक विकलांग है तो हम किस हिसाब से उसको बताएंगे, मानसिक स्थिति से है तो किस हिसाब से उसको उसके इंडिविजुअल को हम कैसे सेंट्रलाइज करेंगे, यह चीज़ है। हम कैसे उसको प्रेरित करेंगे ताकि वह उसे यह ना समझ में आए कि मैं विकलांग हूं। आज के समय में समावेशी शिक्षा का सबसे ज्यादा दृष्टिकोण अपनाया गया, और उस दृष्टिकोण में यदि हम उस बच्चे के ऊपर यह प्रेशराइज कर दें कि आप तो विकलांग हो, आप सीख नहीं सकते, तो वह बच्चा ऐसे ही हतोत्साहित हो जाएगा। इसीलिए उस बच्चे की मानसिक और शारीरिक समझ को समझते हुए बाल अध्यापक को बच्चे को अधिगम कराना चाहिए। अगला है परिपक्वता। बच्चा कितना परिपक्व है, उस परिपक्वता के हिसाब से हमें उसको शिक्षा देना चाहिए। जैसे कक्षा LKG का बच्चा है, 1 का बच्चा है, उसे हम शुरुआत में क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ABCD क ख ग घ, या चित्र बनाना, जो भी चीज़ें हम उसको सिखा रहे हैं वह उसके स्टेटस का होना चाहिए, या यदि बड़ा है तो वह उसके स्टेटस का होना चाहिए। यदि हम छोटे बच्चे, यदि कम उम्र के बच्चे को वह परिपक्व कम परिपक्व है और उसको हम बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दें तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, हवा में उड़ने लगेगा। अतः बच्चा कितना परिपक्व है वह उसके विवेक पर निर्भर करता है। सीखने की इच्छा, यदि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने की स्थिति है और बालक को सीखने की इच्छा ही नहीं है, हो सकता है उसका मन कर रहा है खेलने का, या उसका प्लान बना है कहीं और जाने का, और आप जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर बनाए हुए नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशराइज आप नहीं कर सकते। उस समय उसकी इच्छा है या नहीं है, यदि इच्छा है तो वह जल्दी सीख जाएगा, इच्छा नहीं है तो वह चुपचाप आपकी बात को सुनेगा, जबरदस्ती बैठा रहेगा, लेकिन वह अधिगम नहीं कर पाएगा। वह उस जो है अगर अधिगम किया भी तो बहुत समय लगाएगा, तुरंत उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। अगला है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है कि यदि कोई बालक अच्छा कर दिया तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उसको लालच दीजिए, कुछ और सामान खरीद कर लाए, हाँ उसको आप कह सकते हैं शाबाश, प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, सब बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप और अच्छा कर सकते हैं, यह होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा। बच्चे के अंदर आप जिज्ञासा भर देंगे कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं और भी कर सकता हूं, प्रेरणा। अगला है वातावरण। वातावरण वहां का क्या है, कैसा है, यह भी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पथ प्रदर्शक गाइड, इसको बोलते हैं अध्यापक, टीचर्स। आपका टीचर्स कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, किस प्रकार के वातावरण में वह आपको समायोजित कर रहा है, और यदि अध्यापक इन सारे चीज़ों को एक साथ मिला करके नहीं चल रहा है तो अध्यापक जो है बच्चे को अच्छा अधिगम नहीं करा पाएगा। यदि अध्यापक अच्छा अध्यापक है तो वह वातावरण, स्थिति, प्रेरणा, सारे के सारे चीज़ों को जो है एक साथ ले करके और बच्चे को अधिगम कराता है। यह तो रहा हमारा जो प्रभावित करने वाले अधिगम के कारक रहे। हमारा जो सीखने की विधियां हैं, अधिगम की जो विधियां हैं कि कैसे कैसे हम सीख सकते हैं, तो ये तो बहुत सारे विधियां हैं। हमने बताया ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ विधियां हमने आपको दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। पहला है करके सीखना। करके सीखने का मतलब हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको बालक का दे दिया। एक छोटा बालक हमने बताया कि लैंप के पास जाता है, उसको आप हटाते हो, नहीं हटता है, लेकिन एक बार उसको टच कर देता है तो वह अपने आप हट जाता है, क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है, सीख जाता है कि क्या उससे हम जल जाएंगे। यानी यह हो गया कि लैंप में आग है, गर्म है,
जल जाएंगे। वो सीख गया, करके सीखा। जो चीज़ कर लेता है वह जल्दी सीख लेता है। आप बार बार बताओगे वह कम सीखेगा, कर लेगा, सीख लेगा। सबसे ज़्यादा एनसीएफ ने इस पे फोकस किया है। एनसीएफ 2005 ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि आप करके सीखिए, निरीक्षण करके सीखिए। दूसरा है आपका सामूहिक विधि। सामूहिक विधि सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में जाता है या विद्यालय कक्षा के अंतर्गत चलता है। कोई भी कार्य आप समूह में कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, सामूहिक बच्चों को देख करके आपने सीख लिया, समूह के दूसरे समूह के बच्चों को देख करके सीख लिया, कक्षा के सारे बच्चों को देख करके कुछ आपने सीख लिया। तो सामूहिक विधियों से भी आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अगला है वाद विवाद से। अक्सर वाद विवाद जो है आजकल होता रह रहा है। कक्षाओं में भी क्या कर रहा है, दो ग्रुप बांट दिया गया, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, दोनों में एक टोली बना करके और कुछ न कुछ एक टॉपिक दे दिया गया, इस टॉपिक पे आप बोलोगे, इस टॉपिक पे आप बोलोगे। दोनों के बीच वाद विवाद करा करके भी बच्चों को सिखाया जाता है। उससे भी बच्चे अधिगम करते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को अधिग्रहण करते हैं। सम्मेलन या विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है। सम्मेलनों का आयोजन करके जो है बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है या उनके अधिगम को विकास कराया जाता है। प्रोजेक्ट, डाल्टन और बेसिक विधि, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, डाल्टन विधि क्या होती है, बेसिक विधि, और इसके कौन कौन जो है आविष्कारक थे, किसने किसने किया है। ये भी चीज़ें जो है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि हम प्रोजेक्ट करके दिखाते, ठीक। कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें हमने लिख दिया, आपको बता दिया, ये सब सारी चीज़ें, इसके बारे में भी हम आपको। मिश्रित विधि, सारे विधियों को एक साथ क्या किया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। मिश्रित विधि का नाम ही आप समझ लीजिए कि मिश्रण के साथ सब कुछ जहाँ कंबाइंड चल रहा है वहाँ भी कुछ न कुछ बच्चे सीखते हैं। एक और है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि अक्सर देखा होगा आपने, छोटे बच्चों को कहीं ले जाया जाता है, किसी फील्ड में, किसी खेल के मैदान में या किसी कंपनी में या कहीं कुछ और, जहाँ पे हमारा कोई आपका जैसे विज्ञान प्रदर्शनी लग गया, ठीक, भूगोल का प्रदर्शनी लग गया, प्रदर्शनी वगैरह दिखा करके भी सिखाया जाता है। तो यह निरीक्षण, जब आप देख लोगे तो देखने के बाद आपकी आंखों से जो सामने आ रहा है उसको देखने के बाद बच्चे कम भूलते हैं और अधिगम जल्दी कर लेते हैं, यानी जल्दी सीख लेते हैं। तो ये तो रहा हमारा अधिगम के विधियां, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के परिभाषा और अधिगम के मुख्य परिभाषा जो क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, स्किनर और गेट्स ने दिया है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह है अधिगम पे जिन्होंने प्रयोग किया है, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, उसके बाद से आपका ईबी पावलोव, ठीक। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम कल आएंगे और हमारा कल और अगला वीडियो थॉर्नडाइक पे ही होगा, जिन्होंने रिसर्च किया अधिगम पे, और अधिगम पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने अधिगम को बहुत ज़्यादा व्याख्या दिया है अधिगम पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।